तो इस तरफ अब आप दिखाइए बेटा डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम को पहले भी मैंने उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू2 बोला था, इस बार भी म्यू2 ही बोलूंगा। और ये रेयरर मीडियम, और रेयरर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने म्यू1 बोला था। ठीक है, तो उल्टा करने की बजाय, उल्टा करने की बजाय कि भाई मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखूं और इमेज यहाँ बनवाऊं, या हो सकता है इमेज दोबारा से इस तरफ ही बन जाए, वो हम नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखना है, तो हम ना बाय डिफॉल्ट ये लेकर चलते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या करा, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ऐसे रखने की बजाय मैंने इसको ऐसे पलट कर रख दिया कि डेंसर मीडियम इधर ले आओ और एरर मीडियम इधर ले आओ। तो जो गहरी वाली साइड है वहां पर हमने डेंसर मीडियम बनाया था, तो यहाँ पर भी गहरी वाली साइड में डेंसर मीडियम बनाओ। और जो उभरी वाली साइड है यानी कि जो कॉन्वेक्स वाली साइड है वहां रेयरर मीडियम बनाया था, तो वही उभरी हुई यानी कि बल्जिंग आउट सरफेस की तरफ आप रेयरर मीडियम बना दीजिए। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट हम यही लेकर चलते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को मुझे लेफ्ट साइड में रखना है, तो ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से। तो ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर रख लेता हूं ऐसे, ये हो गया ओ। ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी, ऑब्जेक्ट से रे निकलती हैं बहुत सारी, हमने एक रे ले ली ये वाली ऐसे, ये ऑब्जेक्ट से निकली, तो ये हमारी कौन सी रे ऑफ लाइट हो गई, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट हो गई। अब जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, हमें जिस पॉइंट पर वो लाइट स्ट्राइक कर रही है उस पॉइंट पर मुझे नॉर्मल बनाना होगा। तो वो नॉर्मल बनेगा कैसे, नॉर्मल यहां से नहीं बन सकता, नॉर्मल बनेगा जो उभरी हुई सरफेस है, उभरी हुई सरफेस पर ही नॉर्मल बनता है। देखो, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसी सरफेस है और हमसे कोई कहने लगे कि आप इस पॉइंट पर नॉर्मल बनाएं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर उस टेंजेंट पर आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ठीक है, तो जब नॉर्मल बनाया जाता है तो नॉर्मल उभरी हुई साइड जो कॉन्वेक्स वाली साइड है उसको ध्यान में रखकर नॉर्मल बनाया जाता है। तो अब आप ये देखिएगा, ये उभरी हुई साइड है, तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। तो अंदाजे से हमने नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और नॉर्मल जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है बेटा, वो वाला पॉइंट हमारा कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया सी। ठीक है, और याद रखिएगा बिल्कुल वही स्टैंडर्ड मेथड के, जो ऑब्जेक्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है उसको मैंने बोल दिया था अल्फा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है उसको हमने बोल दिया था गामा। तो यहाँ पर गामा बना दिया। ठीक है, और इसी तरीके से अब हम ये कहेंगे कि भाई ये नॉर्मल बन गया है हमारा। तो जब ये नॉर्मल बना तो इस पॉइंट पर जहां पर ये नॉर्मल स्ट्राइक कर रहा था सरफेस को, उस पॉइंट को मैंने एन बोल दिया था, तो यहाँ पर भी एन बोल दिया। फिर हम क्या करेंगे कि क्योंकि हम डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जा रहे हैं, तो अगर अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो ये रे ऑफ लाइट ना ऐसे चली जाती स्ट्रेट, ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट चली जाती इस तरह से। लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है तो इट विल मूव, क्योंकि रेयरर में जा रहा है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगा, मतलब ऐसे। एंड व्हेन इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो डेफिनेटली ये स्ट्राइक जरूर करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, और जब स्ट्राइक करेगा तो हमारा इमेज यहाँ पर बन गया। ये मिटा रहा हूँ मैं, ये आपको समझाने के लिए बताया था कि अगर यहाँ पर चेंज ऑफ मीडियम ना होता तो रे ऑफ लाइट सीधी जाती, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगा, तो इमेज यहाँ बन गई हमारी। ठीक है, अब वही चीज है कि इमेज जहां पर बनी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट एंगल इज बीटा। तो ये बीटा हो गया। अल्फा बीटा और गामा सभी को क्लियर है, बता दीजिए। यस सर। अल्फा बीटा और गामा यस सर। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब फिर वही देखेंगे कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ठीक, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। और ये जो नॉर्मल है, अच्छा ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा, इसको मैं बोलता हूँ पी। ठीक, पी यानी कि पोल। अच्छा, उसके बाद एन से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया करता था, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया यहाँ पर, एंड दिस पॉइंट वी हैव नेम्ड इट एज एम, इसको मैंने एम बोल दिया। ठीक है, ये हमारा अब डायग्राम कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर बस हम वही छोटी छोटी दो तीन चीजें लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट से
पोल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड यू। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड आर। इमेज से पोल तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड वी, स्मॉल वी। तो यू हो गया, वी हो गया और आर हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर हम वही वाले फंडे अपने लगाने शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल एनओसी, उसके बाद ट्राइंगल एनआईसी, और दोनों में मुझे क्या करना है, दोनों में मुझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। फिर उसके बाद वही एक रटी रटाई लाइन, हम ये बोलेंगे कि सारी की सारी जो रेज हैं वो सारी पैरा एक्सियल हैं, तो एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे। एंगल्स बहुत स्मॉल होंगे तो tan अल्फा विल बी इक्विवेलेंट टू अल्फा, tan बीटा विल बी इक्विवेलेंट टू बीटा एंड tan गामा विल बी इक्विवेलेंट टू गामा। तो वही काम करना है जो हमने पहली और दूसरी डेरिवेशन में करा था। जिन बच्चों ने लास्ट वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी वो देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल एन ओ सी, तो एनओसी ट्राइंगल की बात करें, कौन सा ट्राइंगल है, एन ओ सी। तो एनओसी ट्राइंगल में आप ये देखिएगा, एनओसी में ट्राइंगल के अंदर कौन से एंगल बन रहे हैं, एक आई और एक अल्फा। ठीक है, और जो बाहर बनने वाला एंगल है वो है गामा। मतलब आपने ट्राइंगल की कोई भी एक लाइन को एक्सटेंड करा तो बाहर जो एंगल बनता है वो एंगल कहलाता है एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है। तो हम वही काम करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर गामा इज इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो आई प्लस अल्फा, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हो गए, इनका सम किसके बराबर हो गया, गामा के बराबर। इसको आप बता दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, और यहाँ से आई की वैल्यू निकाल लो बेटा, तो आई की वैल्यू क्या आ गई, गामा माइनस अल्फा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा। फिर क्या काम करेंगे, जैसे मैंने एन यानी कि एन ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लिया तो एनओसी बन गया। अब लेंगे एन इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि एनआईसी। इन ट्राइंगल एनआईसी, ट्राइंगल एनआईसी में जो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं वो चेक करिए कौन कौन से हैं, एक तो है गामा और एक है बीटा। और ट्राइंगल एन आई सी की कोई लाइन बाहर एक्सटेंड हो रही है, हम ये कह रहे हैं यस ये वाली लाइन बाहर एक्सटेंड हो रही है, तो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है आर। तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ये भी वही सेम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद आप लिखें since all the rays are paraxial, paraxial मतलब ये जो हमारी ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक हैं जितनी भी रेज हैं। ठीक है, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा किसी को भी, मैं नीचे लिख रहा हूँ since all the rays are paraxial, so angles I, R, alpha, beta and gamma are very small. Therefore, tan alpha is equivalent to alpha. Tan alpha को हम alpha ही बोल देंगे। ठीक है, और tan alpha कैसे निकलेगा, देखिएगा tan alpha निकलेगा तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे, क्या हो जाएगा tan alpha परपेंडिकुलर nm अपॉन om, nm अपॉन om, और इसको इक्विवेलेंटली आप लिख देंगे nm अपॉन op। रीजन में लिखिए सिंस m इज वेरी क्लोज टू p, क्योंकि m और p एक दूसरे के काफी क्लोज हैं।
अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे tan बीटा की। तो tan बीटा इज इक्विवेलेंट टू बीटा, और tan बीटा क्या हो जाएगा? अब आप ये देखिए, tan बीटा हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब nm अपॉन im। nm अपॉन im। अब जैसे हमने nm अपॉन im कहा, तो अगेन m इज वेरी क्लोज टू p, तो मैं उसको ip बोल दूंगा। हम इसको बोल देंगे nm अपॉन ip। सिमिलरली tan गामा is equivalent to tan gamma is equivalent to gamma, और जब tan गामा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा nm अपॉन cm। अगेन m इज वेरी क्लोज टू p, तो मैं cm को cp बोल दूंगा, nm अपॉन cp। तो cm को मैं बोल दूंगा cp। ये हो गया। तो tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकल गया, यानी कि अल्फा बीटा और गामा तो निकल गया। उसके बाद हम ये कहेंगे नाउ बाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, नाउ बाई स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जब स्नेल्स लॉ की यहाँ पर बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए अब इंसिडेंट रे यहाँ पर है और रिफ्रैक्टेड रे रेयरर मीडियम में है, मतलब अब हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या हो जाएगा? पहले हम रेयरर से डेंसर में जा रहे थे, तो वन म्यू टू, मैं वन मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा था, तो वो था वन म्यू टू। अब मैं मीडियम टू से मीडियम वन में जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा टू म्यू वन। ये हो जाएगा टू म्यू वन। क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू टू म्यू वन को क्या लिखते हैं, जैसे वन म्यू टू क्या था, म्यू टू अपॉन म्यू वन। तो टू म्यू वन क्या हो जाएगा, म्यू वन अपॉन म्यू टू। म्यू वन अपॉन म्यू टू। फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा म्यू टू साइन आई इज इक्वल टू म्यू वन साइन आर। म्यू टू और साइन आई को आप आई ही लिख दीजिए, म्यू वन साइन आर को आप आर ही लिख दीजिए। यहाँ लिख देना सिंस साइन आई इज इक्विवेलेंट टू आई एंड साइन आर इज इक्विवेलेंट टू आर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि आई आर अल्फा बीटा और गामा, ये सारे के सारे एंगल बहुत छोटे छोटे हैं, और जब ये सारे एंगल्स छोटे होते हैं, जब एंगल छोटे होते हैं, तो साइन थीटा थीटा के ही इक्विवेलेंट होता है, ऐसे ही टेन थीटा भी थीटा के ही इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ तो हमने टैन वाला फंडा यूज करा था, अब यहाँ पर साइन में भी हमने वही बोल दिया। तो म्यू टू इंटू आई की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अब आई की जगह बेटा आप लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा। आई की जगह आप लिख सकते हैं गामा माइनस अल्फा। म्यू वन, आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, गामा प्लस बीटा। गामा प्लस बीटा, यहाँ रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। इक्वेशन वन और टू को यूज करते हुए आपने ये चीज मेंशन कर दी यहाँ पे, ठीक है। फिर गामा, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अल्फा की वैल्यू क्या है, एन एम अपॉन ओपी। तो लिखिएगा म्यू टू मल्टीप्लाइड बाई गामा को क्या लिखेंगे, गामा है एन एम अपॉन सी पी। एन एम अपॉन सी पी माइनस अल्फा क्या है, एन एम अपॉन ओपी इज इक्वल टू म्यू वन, और फिर ब्रैकेट में है गामा। गामा है एन एम अपॉन सी पी, एन एम अपॉन सी पी, और प्लस बीटा, बीटा क्या है, एन एम अपॉन आई पी। एन एम अपॉन आई पी, ठीक। अच्छा, न्यू टू, अब यहाँ पर आप एन एम ले लीजिए कॉमन। न्यू टू एन एम ले लिया आपने कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, वन अपॉन सी पी। सी पी क्या है, ये है सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है। तो वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन ओपी, ऑब्जेक्ट के और पोल के बीच का डिस्टेंस यू।
वन अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन इंटू, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में इधर भी एन एम है इधर भी एन एम है, तो एन एम को ले लो कॉमन, कॉमन ले लिया तो वन अपॉन सी पी इज आर और वन अपॉन आई पी इज वी, वन अपॉन वी। तो यहाँ पर एन एम से एन एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब v और u वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ और r वाली टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाओ। तो पहले तो एक्सपैंड कर देंगे, तो ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर प्लस म्यू वन अपॉन वी। इसको इधर ले आओ, म्यू यू और वी वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू वन अपॉन आर माइनस म्यू टू अपॉन आर। ये हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अब आपको कार्टेशियन साइंस जो है, साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है। अप्लाइंग applying the new Cartesian sign conventions. New Cartesian sign conventions. न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाइए तो आप देखिए u तो लेफ्ट हैंड साइड में है, तो पोल से लेफ्ट हैंड साइड में मेजर कर रहा हूं तो u को u ना लेकर माइनस u लेंगे, तो माइनस म्यू वन। अच्छा, और v है राइट हैंड साइड में, तो v को तो प्लस ही लेंगे, तो प्लस का v और माइनस म्यू टू अपॉन यू को क्या लेंगे, माइनस का u इज इक्वल टू म्यू वन, और r भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो म्यू वन अपॉन माइनस आर माइनस म्यू टू अपॉन माइनस आर। ये हो गया। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा म्यू टू अपॉन यू प्लस का म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। ठीक है, तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रेवल करती है, कब, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के केस में, तो उस केस में हमारा ये रिलेशन बन जाता है यू वी और आर के बीच में। म्यू वन अपॉन वी ठीक है। ठीक है, देखिए हमारा, अगर आप मान लीजिए एनसीईआरटी देखेंगे या एस एल अरोड़ा देखेंगे तो उन्होंने एक काम कर रखा है। उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर माइनस कॉमन लिया और यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया, माइनस से माइनस काट दिया, हमारा भी ठीक है, उनका भी ठीक है, कहीं कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। यस सर। यस सर। आदित्य, दोनों आदित्य बताओ, अर्श, ध्रुव, ईशान, कनिष्का, मिलन, सभी को यस क्लियर है? सर। यस सर। ठीक है, यस। चलिए जी आगे बढ़ता हूँ फिर। तो ये हमारा थर्ड केस था। इसके बाद में फोर्थ एंड द लास्ट केस। लास्ट केस में क्या है कि अभी भी हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में ही रहेगा और इमेज हमारी मतलब हाँ, इधर डेंसर मीडियम इधर रेयरर मीडियम, और अब जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ पर तो इमेज रियल थी तो इस साइड बनी, अब वर्चुअल इमेज बनेगी तो सेम साइड बनेगी। कैसे बनेगा देखिएगा, डायग्राम में अंतर होगा। ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं मैं इधर। फोर्थ केस है, when object lies in the denser medium and image formed is virtual।
तो फिर से ऐसा ही बनाएंगे। तो चलिए जी, अब ऑब्जेक्ट हम थोड़ा सा नजदीक बनाने वाले हैं, यहां पर बना रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ये मीडियम है डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, और ये मीडियम है रेयरर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है इसमें। म्यू 2 से म्यू 1 में रे हमारी ट्रेवल कर रही है, ये ऑब्जेक्ट है। अगर डेंसर से रेयरर, अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा निकलता। अगर मीडियम चेंज ना होता तो ये सीधा निकलता। अच्छा, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, तो नॉर्मल ऐसे बन जाएगी। ये जब यहाँ पर नॉर्मल बना तो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को स्ट्राइक करता है, यहाँ पर जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इस पॉइंट को खैर एन बोलते हैं, हम अभी नहीं बोलेंगे। ये निकल जाती है ऐसे सीधे, ये ऐसे सीधे निकल जाती अगर चेंज ऑफ मीडियम ना होता, बट इट विल मूव, क्योंकि रेयरर में जा रहा है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल ये नॉर्मल से दूर भागेगी वैसे, और जब नॉर्मल से दूर गई तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करो, तो बेटा यहां बन जाएगी आपकी इमेज। तो इमेज इस बार ऑब्जेक्ट के आगे बन रही है। हाँ, बताइए जी, क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। थोड़ा सा स्ट्रेट दिखाई नहीं दे रहा, इसको ऐसे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज अल्फा, इमेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है दैट इज बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बनाता है दैट इज गामा। अल्फा, बीटा और गामा हो गया। उसके बाद में जिस पॉइंट पर हम नॉर्मल बनाते हैं उस पॉइंट को हमने इससे पहले वाले जो डेरिवेशंस थे उसमें भी एन लिया था, इसमें भी एन ले लेंगे, और एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे यहाँ पर ऐसे। इसको बोल दिया एम, और बेटा ये है पी। तो यहाँ तो वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है कि एम और पी बहुत नजदीक है। फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है, यू है। सिमिलरली इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल वी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, अब ये सारा मिटा रहा हूं मैं। फिर वही काम करना है आपको, एक ट्राइंगल एन ओ सी, तो एन ओ सी। अच्छा हाँ, एक चीज तो हमने देखा ही नहीं कि ये हमारी इंसिडेंट रे है
और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई। आई। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल इज आर। ये आर हो गया। तो फिर हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल एनओसी। इन ट्रायंगल एनओसी, तो एन ओ सी, इसमें जो अंदर बन रहे एंगल, एक तो गामा और एक आई, और बाहर बनने वाला एंगल क्या है? अल्फा। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि आई प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा। दीजिए यहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहां से आई की वैल्यू क्या हो गई? अल्फा माइनस गामा। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। आई की वैल्यू हो गई अल्फा माइनस गामा। अब आ जाइए इन ट्रायंगल एनआईसी। इन ट्रायंगल एनआईसी, एनआईसी में देखो तो अंदर बनने वाले एंगल, एन आई सी में अंदर बनने वाले एंगल कौन से हैं? एन आई सी में एक तो गामा बन रहा है अंदर, और एन आई सी में एन ओ सी तो देख लिया। हाँ, तो 180 माइनस बीटा ले लो। 180 माइनस बीटा बनना चाहिए। हाँ देखता हूँ, एक मिनट। एन आई सी, हाँ बनना तो 180 माइनस बीटा चाहिए। उन्होंने क्या किया है, एक मिनट रुको जरा। वी यू आर, तो आर इंटीरियर एंगल, बनना तो 180 माइनस बीटा चाहिए, पर पता नहीं इन्होंने कौन सा लॉजिक लगाया है। चलिए हम तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ही लगाते हैं। और यहाँ पर आप ये देखिएगा, जब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो आर है, ये आर इज इक्वल टू हो जाना चाहिए 180 माइनस बीटा प्लस गामा। अब इस 180 का क्या करूँ मैं? मैंने इसको आर कैसे बोल दिया और इसको बीटा कैसे बोल दिया? एक मिनट वेट करें बेटा बस। सब वो वैसे हो जाएगा ना। वही मैं सोच रहा हूँ, एक बार 180 करके, 180 करके क्या लॉजिक लगाया है वो देख रहा हूँ एक बार जरा मैं। और सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी बताइए क्या कर रहे हो? सर जो एंगल एनसीआई है हाँ वो आर के बराबर तो हो गया, उससे वर्टिकली अपोजिट से, तो बीटा इजिकल टू मैं वही, हाँ वही मैं सर समझाना सी चाह एन रहा आई, हूँ। एंगल बिल्कुल। सी एन आई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन इस चीज का हो रहा है कि यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ये जो बीटा है ना, हम एन आई और सी की अगर बात कर रहे हैं तो बीटा भी एक्सटीरियर एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर ये आर भी एक्सटीरियर एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ना मैं ये कह दूंगा कि ये वाला जो एंगल है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में जो ये पूरा एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल भी आर ही बन जाएगा, वर्टिकली अपोजिट।
ये समझ में आया कि नहीं? यस आप ये सर। देखिए कि ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ठीक है, और ये जो नॉर्मल है ये वाली स्ट्रेट लाइन, इन दोनों के बीच में आर है एंगल। तो इसी स्ट्रेट लाइन को पीछे देखो ये, और इसी स्ट्रेट लाइन को पीछे देखो ये, तो इसके और इसके बीच में भी एंगल आर ही होगा, वर्टिकली अपोजिट हो गया ये, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर मेंशन कर देना कि ये वाला एंगल भी आर के ही इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट से। तो इसमें हम बोलेंगे कि गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा, ठीक है। गामा प्लस आर इज इक्वल टू बीटा। सभी को समझ में आ गया बेटा? बता दीजिए। यस आगे सर। सर ठीक है, ये हो गई, ये भी अगेन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। और यहां से मेरा तो टारगेट रहता है कि आर निकालना, तो आर में निकाल लूंगा, तो ये हो गया बीटा माइनस गामा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद फिर वही करना है कि सारी की सारी रेस को पैराएक्सियल मानते हुए since all the rays are paraxial, therefore angles I, R, alpha, beta and gamma are very small, ये सारे के सारे एंगल्स बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे, therefore tan alpha is equivalent to alpha। और tan alpha क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब वही nm अपॉन om, मतलब nm अपॉन op, since p is very close to m। ऐसे ही tan बीटा इज इक्विवेलेंट टू बीटा, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? tan बीटा हो जाएगा nm अपॉन im, which is equivalent to nm upon ip, because m is very close to p। फिर tan गामा is equivalent to गामा। अब tan गामा क्या होगा? nm upon cm। तो nm upon cp। तो यहां से हमारे पास अल्फा बीटा और गामा आ गया। फिर वही करेंगे बाई अप्लाइंग Snell's law of refraction, sin I upon sin R is equal to 2 mu 1, क्योंकि मैं मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रहा हूं। sin I upon sin R is equal to 2 mu 1, तो sin I upon sin R is equal to mu 1 upon mu 2 mu 2 sin I is equal to mu 1 sin R, mu 2 into I is equal to mu 1 into R। फिर वही, because sin I is equivalent to I and sin R is equivalent to R। ये हो गया। तो mu 2 into I की वैल्यू कितनी थी? अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू mu 1, और R की वैल्यू कितनी थी? स्मॉल r की वैल्यू बीटा माइनस गामा,
2 into alpha nm upon op minus gamma nm upon cp is equal to mu1 बीटा क्या है nm upon ip माइनस गामा है nm अपॉन cp। म्यू टू nm ले लिया कॉमन 1 अपॉन ओपी। ओपी क्या है, ओ से पी तक की दूरी u, सी से पी तक की दूरी क्या है r, इज इक्वल टू mu1 इंटू nm। ip क्या है 1 अपॉन v, cp क्या है 1 अपॉन r। nm से nm कट गया, mu2 अपॉन u माइनस mu2 अपॉन r इज इक्वल टू mu1 अपॉन v माइनस mu1 अपॉन r। फिर वही काम करेंगे, v और u वाले जो टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, v और u वाले टर्म्स को, और जो r वाले टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में रहने देंगे। तो mu2 अपॉन u माइनस mu1 अपॉन v इज इक्वल टू mu2 अपॉन r माइनस mu1 अपॉन r। अप्लाइंग the new sign conventions, applying the new sign conventions नए साइन कन्वेंशन के हिसाब से हमारा u भी v भी और r भी तीनों के तीनों लेफ्ट हैंड साइड में है, तो तीनों के तीनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो mu2 अपॉन माइनस u माइनस mu1 अपॉन माइनस v इज इक्वल टू mu2 अपॉन माइनस r माइनस mu1 अपॉन माइनस r। अब आप ये देखिएगा कि इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, सब कॉमन ले लो, सब कट जाएगा। तो इधर -1 आ गया बाहर, ये बचा mu2 अपॉन u माइनस mu1 अपॉन v। हमने डिनोमिनेटर में से -1 कॉमन निकाल लिया तो बाहर -1 आ गया। इसी तरह से यहाँ से भी माइनस साइन यानी कि -1 बाहर निकाला तो इधर भी -1 आ गया। ये बचेगा mu2 माइनस mu1 अपॉन r, तो -1 से -1 कट गया। mu2 अपॉन u माइनस mu1 अपॉन v इज इक्वल टू mu2 माइनस mu1 अपॉन r। बताइए जी, क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए जी। ये करने के बाद में फिर मेरे को जैसे यहाँ पर हमने ना 4 केसेस देखे थे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में हमने 4 केसेस देखे। अब मैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करूंगा, और कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में हमारे 2 ही केसेस बनेंगे। ठीक है, तो अब नोट करें, नेक्स्ट टॉपिक नोट करेंगे, ये होगा रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अगर ये सबने कर लिया है तो मिटा दूं इसको, बताइए। यस सर। चलिए, और फिर से मैं सबको याद दिला रहा हूँ कि मैंने इसमें जो 4 केसेस बनवाए थे उसमें सेकंड केस आपको लास्ट टाइम होमवर्क में दिया था। किसी भी बच्चे से अगर वो ना हो तो मेरे को बता देना, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, डायग्राम आपको मैं बनवा चुका था उसका। ठीक है, तो उसको कंप्लीट कर लेना। कुछ बच्चों ने करके मेरे को व्हाट्सएप किया भी था। ठीक है, बाकी बच्चों ने नहीं करा है तो उनको बोल रहा हूँ आप कर लीजिएगा। और दूसरी चीज, जितने भी बच्चे अभी ऑनलाइन है सबको मैं बता देता हूँ कि अब जो मंडे आ रहा है यानी कि परसों, तो परसों आपकी रात में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा 9:15 बजे। ठीक है, तो अब जो ये नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक से मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर रहा हूँ स्टार्ट। तो उसमें आप लोगों को वही करना है कि शाम को 6 और 7 बजे के आसपास एक बार अपने ग्रुप पर जो है वो चेक कर लेना कि अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास मुझे किसी भी दिन लेनी है तो मैं शाम को 6 या 7 बजे के आसपास तक आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। और एक्स्ट्रा क्लास का टाइम वही रखूंगा, रात का 9:15 बजे का। तो मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ।
नेक्स्ट हेडिंग है रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। अब आप ये देखिएगा कि जैसा आपने कॉन्वेक्स में करा है ना, आपको ठीक उसका उल्टा कर देना है यहाँ पर। उल्टा कैसे? कि भाई जब आपने यहाँ पर कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में आपने क्या बनाया था, आपने जो गहरी वाली साइड थी, यानी कि जो कॉनकेव वाली साइड थी, कॉनकेव वाली साइड में आपने डेंसर मीडियम बनाया था, और उभरी हुई यानी कि कॉन्वेक्स वाली साइड में आपने रेयर मीडियम बनाया था। चारों के चारों केसेस में आपने यही कॉन्सेप्ट लगाया था। अब आपको ठीक उसका उल्टा करना है कि जो गहरी वाली साइड है वहां पर आपको अब बना देना है रेयर मीडियम, और जो उभरी हुई साइड है वहां पर आपको डेंसर मीडियम बना देना है। तो जब आप मीडियम्स उल्टे कर देंगे, ठीक, तो ऑब्वियसली जो आपकी जो सरफेस है, जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी इंटरचेंज हो जाएगी। तो उल्टा कर देना है। यहां पर ऐसा होगा कि रिफ्रैक्शन एट अ कॉनकेव सरफेस, रिफ्रैक्शन एट अ concave surface takes place in the following two manners. सर जो पहले हमने लास्ट दो केस करे, हाँ, वो एक तरह से कॉनकेव ही तो हो गए। ये मैं सोच रहा था कि किसी बच्चे ने ये चीज पूछी नहीं मेरे से कि लास्ट के जो दो केस हैं, वो दोनों केस तो एक तरह से हमारे कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस वाले हो गए, उसमें कॉन्वेक्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, हम ना यहाँ पर इस तरीके से लेकर चल रहे हैं कि जैसे हमने पहला और दूसरा केस करा था, तो पहले और दूसरे केस में मैंने ऐसे बनाया था। पहले और दूसरे केस में हमने स्फेरिकल सरफेस इस तरीके से बनाया था, और यहां पर मैंने लिया था बेटा रेयर मीडियम, और यहां पर मैंने लिया था डेंसर मीडियम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड केस की बात कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट यहां पर लिया था। ठीक, तीसरा और चौथा जो केस है उसमें हमने कुछ अलग कर दिया, उसमें हमने ऐसे कर दिया। यहां पर मैंने दिखाया डेंसर मीडियम, और यहां पर हमने दिखाया रेयर मीडियम। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि इस केस में मैंने ऑब्जेक्ट को रखा यहाँ पर, तो अब ऑब्जेक्ट का फेस किसकी तरफ है? गहरी वाली सरफेस की तरफ, यानी कि कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की तरफ। तो ये वाला तो हमारा कॉन्वेक्स वाले में हमको करना ही नहीं चाहिए था, ये तो हमने एक तरह से देखा जाए तो गलत किया। तो ध्यान रखिएगा, हम जो हैं, हम यहाँ पर इस चीज को सोचकर कंफ्यूज क्यों हैं, क्योंकि हमने ये सोचा कि ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की से जो निकलने वाली लाइट रे है वो कौन से सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, तो हम उसी को कॉनकेव या कॉन्वेक्स मान लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको ये देखना है कि जब भी कभी हमारा रिफ्रैक्शन होता है, जब भी कभी रिफ्रैक्शन होता है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हमारा नॉर्मल कहाँ पर बनेगा, क्योंकि जो पहला लॉ था ना, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टिंग रे, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो वो पहला जो रूल है, वो पहला रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। उस पहले रूल के हिसाब से मैं बताऊंगा कि हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स ली जाएगी या कॉनकेव ली जाएगी। अब आप समझिएगा, और मुझे लगता है कि शायद इतना इशारा काफी होगा, समझ में आ गया होगा। आप ये देखो, जब हमने यहाँ पर करा था ना, तो यहाँ पर ये हमारी इंसिडेंट रे थी। ठीक है, तो एकदम से दिमाग में ये आता है कि इंसिडेंट रे तो इस तरह से स्ट्राइक कर रही है, तो इंसिडेंट रे तो गहरी वाली सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है, यानी कि कॉनकेव वाली सरफेस पर स्ट्राइक कर रही है। तो मैं इसको कॉन्वेक्स के बैनर के कॉन्वेक्स के बैनर में क्यों पढ़ रहा हूँ मैं इसको? मुझे तो कॉनकेव में पढ़ना चाहिए था। तो देखो ऐसा है कि हमने यहाँ पर
नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल हमेशा उभरी हुई सरफेस पर बनेगा। तो नॉर्मल हमारा इस तरह से बन गया था। फिर जो हमारी रिफ्रैक्टिंग सर रिफ्रैक्ट जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस तरह से बनी थी। तो हम ये बोलेंगे कि हमारी रिफ्रैक्टेड रे जो है वो भी हमको रेयरर मीडियम में मिल रही है, जो हमारी नॉर्मल है वो भी रेयरर मीडियम में मिल रही है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, देखो ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो दोनों को हम आगे और पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। दोबारा से समझिएगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे को और रिफ्रैक्टेड रे को तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ, प्रोड्यूस कर सकता हूँ, लेकिन जो नॉर्मल है सिर्फ यही डिसाइडिंग फैक्टर है कि नॉर्मल हमारा कहाँ पर पड़ रहा है। तो नॉर्मल हमारा यहाँ पर पड़ रहा है। मोरोवर जब भी कभी हम लाइट रेज के इंसिडेंट होने की बात करते हैं तो हम रेयरर मीडियम को अपना प्रिंसिपल मीडियम मानकर चलते हैं। तो रेयरर मीडियम हमारा यहाँ पर है, और रेयरर मीडियम कहाँ पर है? रेयरर मीडियम हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को फेस कर रहा है। दो तरीके हो गए याद रखने के, एक तो नॉर्मल को लेकर चलेंगे और दूसरा ये लेकर चलेंगे कि हमारा रेयरर मीडियम कहाँ पर है। तो रेयरर मीडियम हमारा जिस सरफेस पर, जिस सरफेस के सामने फेस करेगा वही हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर है रेयरर मीडियम इधर, तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ही कहलाएगी। और यहाँ पर भी रेयरर जो है वो कहाँ पर है? कॉन्वेक्स के सामने, तो ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस कहलाएगी। अब इस चीज को दिमाग में रखते हुए जब मैं कॉनकेव की बात करूंगा तो मेरा रेयरर मीडियम हमेशा कॉनकेव वाली साइड में होना चाहिए। समझ में आ गया? सर मेरी बात नॉर्मल समझ के में आ गई? रिस्पेक्ट में कैसे पता लगाया? नॉर्मल के रिस्पेक्ट में हमने ऐसे पता लगाया कि नॉर्मल को कभी भी, नॉर्मल को मैं कभी भी गहरी वाली साइड पर नहीं बना सकता। एक्सटेंड तो कर सकता हूँ लेकिन गहरी वाली साइड पर नहीं बना सकता नॉर्मल को। ठीक है, तो नॉर्मल जब हमारी बनी तो नॉर्मल यहाँ पर बनी, रिफ्रैक्टेड रे भी हमारी यहाँ पर बनी, तो इसका मतलब हमारा जो प्रिंसिपल मीडियम है वो रेयरर मीडियम ही रहेगा, क्योंकि तीनों जो हमारी रेज हैं, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट, वो तीनों की तीनों सेम प्लेन में होनी चाहिए। तो हमारा रेयरर मीडियम ही मेन मीडियम कहलाएगा यहाँ पर। समझ गए? ओके सभी सर, को ओके। सभी को क्लियर है? और कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो आप लोग, तो उस चीज के लिए बस एक बेसिक रूल ये याद रखना कि रेयरर मीडियम जहां पर है, रेयरर मीडियम के सामने जो भी स्फेरिकल सरफेस आपको नजर आ रही है वही स्फेरिकल सरफेस ली जाएगी, चाहे फिर वो कॉन्वेक्स हो चाहे फिर वो कॉनकेव हो। तो अब जब मैं कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस की बात करूंगा तो जो गहरी वाली साइड है यहाँ पर मेरा रेयरर मीडियम बनेगा, यहाँ पर डेंसर नहीं होगा। समझ गए? और इसका, हाँ जी, और इसका, इसको समझने के लिए एक चीज और ध्यान रखिए जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप कोई भी बुक उठाएंगे ना तो वहां पर ये वाली जो डेरिवेशंस जो हम कर रहे हैं, जब आप ये वाली डेरिवेशंस करेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगी, बताता हूं अभी। ये मिटा रहा हूं इधर से। रेयरर मीडियम को ज्यादातर केसेस में, लगभग लगभग सभी ही केसेस में रेयरर मीडियम को एयर माना जाता है। और जब भी कभी हम किसी भी तरीके का रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट को हम ये मानते हैं कि वो एयर में रखा हुआ है। एयर मतलब ऑब्जेक्ट हमारा ये माना जाता है कि रेयरर मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? डेंसर मीडियम में था। ठीक है, तो ये जो चीज है ये एक तरह से, और इस केस में आपने ये भी देखा कि एक तरफ रियल इमेज बन रही है और एक तरफ वर्चुअल इमेज बन रही है। तो ये वाला केस थोड़ा आप समझें, ये ऐसे है कि जब भी कभी मैं लेंस की बात करता था, जब हम 10th क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ा था, तो हम लेंस की ऐसे बात करते थे। कॉन्वेक्स की अगर बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस बेटा इस तरह से होता था। ये रेयरर मीडियम है, ये भी रेयरर मीडियम है। ठीक है,
लेंस के अंदर क्या कहानी हो रही है वो मैंने कभी करा ही नहीं था, ठीक है। और अब जो ये डेरिवेशंस कर रहे हैं ये हम लेंस के अंदर की ही कहानी पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा था कि उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट हम इस तरह से रखते थे, ठीक है। इमेज कई बार ऐसे बन जाती थी, रियल इमेज इस तरफ बनती है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, ठीक है। और कई बार ऐसे बन जाती थी, मतलब एक ही केस ऐसा होता था जब ऐसे बन जाती थी हमारी इमेज, जब उसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख देते थे हम ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है और इमेज है वो दोनों ही केसेस में हम कहाँ लेकर चलते थे, रेयर मीडियम में। लेंस के अंदर की कहानी हमने करी ही नहीं थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने ये वाला हिस्सा हटा दिया, ये वाला हिस्सा हटा दिया और मैं कह रहा हूं कि सिर्फ एक स्फेरिकल सरफेस है, मतलब आगे का जो पोर्शन है ना, जो हम इसके इस तरफ वाला पोर्शन दिखा रहे हैं, इसका मतलब मैं वो लेंस के अंदर की कहानी पढ़ रहा हूँ सारी की सारी। और इसी वजह से आप ये देखेंगे कि ज्यादातर बुक्स में इसको ना ऐसे बना रखा है इस तरह से, और थोड़ा सा ना शेड कर रखा है इधर वाले पोर्शन को। खास तौर पर कौन सा पोर्शन शेड कर रखा है उन्होंने, उन्होंने डेंसर पोर्शन शेड कर रखा है, रेयरर को नहीं करेंगे, उन्होंने सिर्फ डेंसर पोर्शन शेड कर रखा है। तो इस तरह से आपको बस एक चीज याद रखनी है कि जहां पर रेयरर मीडियम जिस सरफेस को फेस कर रहा होगा, रेयरर मीडियम जिस सरफेस को फेस कर रहा होगा, आप समझ लेना कि वही हमारा स्फेरिकल सरफेस है। अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स, अगर वो कॉनकेव है तो कॉनकेव। यहाँ पर रेयरर मीडियम इसको फेस कर रहा है तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर भी देखिए रेयरर मीडियम इस उभरी हुई सरफेस को फेस कर रहा है तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। याद रहेगा? यस सर। याद यस रहेगा? सर। हम सिर्फ एक सरफेस की बात कर रहे हैं, हमने ऐसे लेंस नहीं बनाया था। तो ये लेंस के अंदर की कहानी पढ़ रहे हैं हम, जो अब पढ़ रहे हैं। आगे जो करेंगे वो जो हमको जो दूसरी चीज करनी है वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। वो इससे नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम, जब हम देखेंगे कि अब हमें डेंसर की जरूरत ही नहीं है, अब रेयर ही इधर है और रेयर ही उस तरफ है, तो रेयरर और रेयरर ही पढ़ेंगे बस उसमें, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलिए जी, तो आज उतना ही करेंगे। बाकी नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग शाम को 6 या 7 बजे के आसपास मैसेज चेक कर लेना, और रात को 9 या 9:15 बजे में आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, देख लेना, ठीक है। Okay, sir. चलिए, ओके ओके जी, Thank you. थैंक यू सर। ओके। सर हाँ जी, बताइए।